आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है डेलीगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड में आने वाला और हर एक स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन में भी आता है। अगर आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, तो आपने देखा होगा डेलीगेशन वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा आता है और बोर्ड में इसकी केस स्टडीज भी आती है। तो आज मैं आपको बताता हूँ डेलीगेशन है क्या। डेलीगेशन का मतलब है, इसमें क्या होता है, टॉप लेवल का जो बंदा होता है, जो बॉस होता है, वो अपनी पावर को सबॉर्डिनेट को दे देता है। कुछ पावर, सारी पावर नहीं देता, कुछ पावर अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है ताकि उसका स्ट्रेस कम हो सके, ताकि वो जो काम जो जो मेन पॉलिसी मेकिंग है या जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है उस पर फोकस कर सके। तो डेलीगेशन का जो फ्लो होता है हमेशा अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ चलता है। तो अब समझते हैं डेलीगेशन है क्या। डेलीगेशन इट रेफर द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग of a business because any manager, thus authority has to flow from top to bottom. The manager at various level cannot be managed and control everything in the organization. They have to share their workload with the subordinate is done through delegation of work. इसको हम कहते हैं delegation of work। तो इसमें जो बताना चाह रहे थे कि delegation का मतलब होता है कि जो बॉस होता है वो अपनी पावर अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है ताकि उसका काम पॉलिसी मेकिंग पे या कंपनी के इंपॉर्टेंट वर्क पे लग सके। अगर वो छोटे छोटे कामों में उलझा रहेगा तो वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाएगा और समय से नहीं कर पाएगा, और जो उसको मेन फोकस करना था उस पे वो फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए इसमें बताया गया डेलीगेशन की जरूरत क्या है। हमारे बिजनेस को अगर स्मूथ फंक्शनिंग करना है, यानी कि बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाना है, तो हमें अपनी पावर को डेलीगेट करना होगा। डेलीगेट का मतलब होता है, इसमें जो पावर होती है, मैनेजर क्या होता है, हर लेवल का मैनेजर हर एक चीज कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसके लिए वो क्या करता है, अपना वर्कलोड क्या कर देता है, शेयर कर देता है अपने सबॉर्डिनेट को थ्रू डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब हो गया वो पावर किसको दे रहा है, अपने सबॉर्डिनेट को दे रहा है। अब सबॉर्डिनेट भी खुश हो गया कि भैया उसे पावर मिल गई, उसको बॉस ने एक जिम्मेदारी दे दी, मेरे को अपनी जिम्मेदारी से सारा काम करना है। तो डेफिनेटली जो आपका जो सबॉर्डिनेट होगा वो अपना इस काम को बड़ी अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेगा ताकि आपको कोई शिकायत ना मिले, यानी कि टॉप लेवल पे कोई शिकायत ना आए। तो इसका ध्यान रखना है, इसका जो फ्लो होता है हमेशा क्या होता है, टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर ये जाता है। हमेशा इसका डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, ऊपर से नीचे। टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल या लोअर लेवल को अपनी कुछ पावर दे देता है। अब इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो तीन एलिमेंट देखने के लिए मिलते हैं। पहला एलिमेंट होता है अथॉरिटी, फिर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर होता है अकाउंटेबिलिटी। तो तीन एलिमेंट्स होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। पहला होता है अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा हमारा अकाउंटेबिलिटी। सर अथॉरिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या है। अथॉरिटी का मतलब होती है आपको पावर देना। जब सबॉर्डिनेट को पावर दी जाती है तो डेफिनेटली उस पावर को वो यूज करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो सुपीरियर है हमारा, वो अपनी कुछ पावर अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर कर देता है, उसको कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी का जो फ्लो होता है ये भी टॉप से बॉटम की ओर जाता है। तो ध्यान रखें, इट रेफर टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट with the right to take action and decision within the limits of the his position. It flow from top to bottom. इसका जो फ्लो होता है हमेशा टॉप से बॉटम की ओर होता है, और ये जो है सुपीरियर सबॉर्डिनेट का एक रिलेशनशिप को बताता है। और अथॉरिटी हमेशा क्लियर पता होनी चाहिए ताकि जो सबॉर्डिनेट है उस अथॉरिटी का वो मिसयूज ना कर सके। आई होप समझ में आ गया होगा। यानी कि जो अथॉरिटी उसने अपने सबॉर्डिनेट को दी है वो अथॉरिटी हमारी क्लियर होनी चाहिए ताकि वो इस पावर का मिसयूज ना कर सके। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। इट अराइज फ्रॉम अ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप because the subordinate is bound to perform the duty assigned to him by the superior. Thus responsibility flow upward. Responsibility का जो फ्लो होता है वो अपवर्ड देखने के लिए मिलता है। Subordinate will always responsible his superior. जो सबॉर्डिनेट है वो हमेशा अपने बॉस के लिए क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसको बड़ा आसान भाषा में अगर समझना चाहते हैं, जब एक सबॉर्डिनेट को पावर दी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बन जाती है। यानी कि जब आपके पास एक पावर आई तो साथ साथ जिम्मेदारी भी आपको मिली। जिम्मेदारी आपकी, यानी कि केवल आपका ये नहीं कि अधिकार ही हो गया, आपके पास सिर्फ राइट्स हैं, राइट्स के अलावा आपकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। भाई ऑर्गेनाइजेशन ने आपको राइट्स दिए, ये काम समय पे हो जाना चाहिए, तो उसके साथ आपकी जिम्मेदारी भी है वो काम समय पे क्यों नहीं हो रहा है, और आपको अपने काम में बड़ी ईमानदारी से करना है। और यह इसका जो फ्लो होता है हमेशा टॉप से लेके बॉटम की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अगर आपने एक बार अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ली तो आप अकाउंटेबिलिटी से डिनाल नहीं कर सकते। इसको समझते हैं। इट्स मीन being the answerable the superior from final result. Accountability is the obligation to carry out the responsibility accepted. एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट हो गई, इसका मतलब एक
वन कैन नॉट बी डिनाई अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का फ्लो जो होता है हमेशा अपवर्ड होता है, और एक सबॉर्डिनेट हमेशा अपने सुपीरियर के लिए क्या रहता है, हमेशा अकाउंटेबल रहता है। तो आप अगर इसको समझते हैं तो डेलीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए मिलता है। डेलीगेशन जो होता है, जो टॉप लेवल का बंदा होता है अपने लोअर लेवल या मिडिल लेवल को कुछ पावर डेलीगेट कर देता है, कुछ अपनी पावर दे देता है, ताकि वो इंपॉर्टेंट वर्क में अपने आप को बिजी रख सके। और इसके 3 एलिमेंट देखने के लिए मिलते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी में पावर दी जाती है, इसका फ्लो भी टॉप से बॉटम की ओर बढ़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो अपवर्ड होता है, मतलब जो डाउन से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इसमें एक जो सबॉर्डिनेट है वो हमेशा अपने बॉस के लिए क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको अपनी ड्यूटीज पता होंगी क्या क्या करना है। और अकाउंटेबिलिटी में ये बताया है उन्होंने, जो बताना चाह रहे थे, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है एक जो सबॉर्डिनेट है वो हमेशा अकाउंटेबल होगा अपने बॉस के लिए। उस एक बार उसने अथॉरिटी ले ली तो उसकी जवाबदेहिता भी उसी की बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बनती है। यानी कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने एक्सेप्ट कर ली तो अकाउंटेबिलिटी भी उसकी है, वो इससे डिनायल नहीं कर सकता, ये उसे समझना होगा। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन जिसमें आपको सबसे पहला पॉइंट देखने के लिए मिलता है बेटर कोऑर्डिनेशन, फिर मिलता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, फिर मिलता है आपको इफेक्टिव मैनेजमेंट, फिर मिलता है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ और बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हायरार्की। तो समझते हैं इनको है क्या चीज। तो फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन। देखो डेलीगेशन क्या करता है, बेटर कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करता है, क्योंकि जब हम अपनी पावर को अपने सबॉर्डिनेट को दे देते हैं तो वो काम अपनी जिम्मेदारी से करता है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अपने लोअर लेवल वाले से होता है, लोअर लेवल वाले का और अपने एम्प्लॉय से होता है। तो इससे कोऑर्डिनेशन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो सुपीरियर है वो अपने पॉलिसी मेकिंग या जो मेन काम है उनमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो समझते हैं कि इनमें क्या समझाना चाह रहे थे। द 3 एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो हमारे डेलीगेशन के एलिमेंट्स हैं वो 3 देखने के लिए मिलते हैं, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में। हेल्प टू डिफाइन द पावर, ड्यूटीज एंड आंसरेबिलिटी रिलेटेड टू वेरियस जो पोजीशन in an organization. It provides clarity duty of perform and avoid overlapping of work. ये सबॉर्डिनेट सुपीरियर के रिलेशनशिप को तो बताता ही बताता है, साथ साथ में ये भी बताता है कि आपको क्या काम करना है, आपकी अथॉरिटी क्या है, आपकी जवाबदेहिता क्या है, जिम्मेदारी क्या है। और जब सबॉर्डिनेट को हम कोई वर्क देते हैं तो डेफिनेटली वो क्या करता है, उसको पूरी अच्छी तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी देखने के लिए मिलती है बेटर कोऑर्डिनेशन के रूप में, क्योंकि सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में क्या होता है, एक तालमेल बन जाता है, और वो तालमेल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की ओर ले जाता है। नेक्स्ट हेडिंग देखने के लिए मिलती है एम्प्लॉय का डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट में क्या होता है, जब हम एक अपने जूनियर को, सबॉर्डिनेट को कोई काम देते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर भी एक फीलिंग सी आती है कि यार बॉस ने मेरे को इतने सारे लोगों में मुझे चुना और मुझे इस लायक समझा ताकि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, उन्हें पता है कि मैं काम अच्छा करता हूँ, तो ये उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दी। इससे उसका क्या हुआ, सेल्फ मोटिवेशन बढ़ा। उसमें आपको देखने के लिए मिला एज ए रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉय गेट मोर अपॉर्चुनिटीज to utilize their talent and there may be latent abilities in them। तो ये बताना चाह रहे थे कि डेलीगेशन में क्या होता है, उसको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, और जो उसके लेटेंट एबिलिटीज है, मतलब हिडन एबिलिटीज हैं, वो उसको बाहर निकालने का तरीका पता चलता है उसको। दिस इज नॉट ओनली हेल्प इन ट्रेनिंग देम बट आल्सो इंप्रूव देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो उसको ट्रेन ही नहीं करता बल्कि उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ मोटिवेशन को भी इंप्रूव करता है। और इस and willingness to take decision, the delegation help to preparing better future manager। delegation क्या करता है, फ्यूचर में बेटर फ्यूचर मैनेजर के लिए भी हमें पता चलता है। मान लेते हैं हमने कहीं ब्रांच खोलनी है या अपने क्या कहते हैं ऑफिस का एक्सटेंशन करना है, तो हमें पता होगा ना कि यार किस सबॉर्डिनेट में हमारा अच्छा काम कर सकता है, किस सबॉर्डिनेट के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज है, किस सबॉर्डिनेट के अंदर इतना टैलेंट है कि अगर हम उसको ये जिम्मेदारी देते हैं वो अपना काम बड़ी बेहतरीन जिम्मेदारी के रूप में कर सकता है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हेल्प टू मैनेजर टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द बर्डन ऑफ द रूटीन टास्क। डेलीगेशन गिव एग्जीक्यूटिव मोर टाइम्स फॉर स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। डेलीगेशन क्या करता है, सबॉर्डिनेट को ये सारे काम हम दे देते हैं तो सुपीरियर क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। जब सुपीरियर फ्री हो जाता है तो उसका मेन काम क्या, मेन फोकस क्या आ जाता है, पॉलिसी मेकिंग पे। जो भी स्ट्रेटेजी करनी है, प्लानिंग करनी है, पॉलिसी बनानी है, ये सारे काम वो करना शुरू कर देता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हेल्प्स द मैनेजर। मैनेजर को ये हेल्प मिलती है कि वो जितना भी बर्डन है वो अपने रूटीन जो टास्क होते हैं, जो रोजमर्रा के काम होते हैं, वो किसको दे देता है, वर्क उसको अपने सबॉर्डिनेट को देता है, और वो इन कामों से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो उसको एक हेल्प मिलती है इस काम को करने के लिए, ताकि वो अपना मेन फोकस किस पे कर सके,
ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनाने में और स्ट्रेटेजी बनाने में कर सके। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, इससे पता चलता है डेलीगेशन हेल्प करता है डेवलपिंग ऑफ द टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय के टैलेंट को डेवलप करता है। जो हमारा सबऑर्डिनेट है उसका टैलेंट को डेवलप करता है। तो टैलेंट कैसे डेवलप होगा? जब मैंने उसको अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम दिया तो उसके अंदर भी एक मोटिवेशन आया, एक जिम्मेदारी सी आई कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, बॉस ने मेरे को चुना है इस काम के लिए। डेलीगेशन मोटिवेट द सबऑर्डिनेट टू वर्क देयर ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन शो द ट्रस्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन, ये भी ध्यान रखना है, डेलीगेशन क्या करता है? ट्रस्ट पैदा करता है सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में, एक ट्रस्ट जो उनके बीच में डेवलप करने का बात आती है। तो क्योंकि अब सबऑर्डिनेट को क्या होता है, एक सुपीरियर क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट पे ट्रस्ट करता है, जो उसने उसको जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदारी को अगर बखूबी करता है तो उसका मोटिवेशन भी अच्छे लेवल पे बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। तो फैसिलिटेशन ग्रोथ में क्या बताते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय फॉर टेकिंग और अप लीडिंग पोजीशन इन द लॉन्च ऑफ न्यूली प्रोजेक्ट। अगर हमें कोई नया प्रोजेक्ट खोलना है, नया लॉन्च करना है या नई जगह हम ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं? जिस सबऑर्डिनेट पे हमने एक सारा काम दिया था उसको हमें पता है कि यार ये काम कर सकता है, तो उसको फ्यूचर का मैनेजर बना सकते हैं। और क्या करते हैं? हमारी फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ मतलब ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रोथ मिलती है, क्योंकि हमें एक नए बंदे को रखना है, नए बंदे को समझाना, ये हमारे लिए भी एक दिक्कत वाला मामला होता है। तो एक ऑलरेडी वो ऑर्गेनाइजेशन को जानता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब जानता है, तो इससे एक फायदा मिलता है। वो फ्यूचर के लिए हमारा क्या होता है, एक मैनेजर के रूप में भी काम कर सकता है और हमारे दिमाग में रहता है ये बंदा अपने काम को अच्छी तरीके से संभाल सकता है। सेट अप द ब्रांचेस, इन शॉर्ट विदाउट डेलीगेशन नो ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो। अगर हम डेलीगेशन ना करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं करेगी और आप क्या हो जाएगा, रोजमर्रा के रूटीन वर्क में भी उलझ के रह जाओगे। तो सबऑर्डिनेट को हम इसीलिए टास्क देते हैं ताकि वो अपना काम जिम्मेदारी से कर सके। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने, डेलीगेशन एस्टैब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को बताता है। डेलीगेशन क्या करता है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को बता रहा है, विच इज द बेसिस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैंने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया था। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आप स्केलर चेन को फॉलो करते हैं, जो टॉप लेवल का बंदा होता है वो मिडिल लेवल को अपनी पावर देता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को पावर देता है। ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चलता है। एंड थ्रू डेलीगेशन एवरी सुपीरियर डेलीगेट सम ऑफ हिज अथॉरिटी। हर सुपीरियर अपनी अथॉरिटी को क्या करता है? डेलीगेट करता है टू द सबऑर्डिनेट एंड द कंटिन्यूअस टिल द लास्ट लेवल। टॉप लेवल किसको करता है? मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल किसको करता है? लोअर लेवल को। तो लोअर लेवल ने क्या करती है, जो उसके अपने नीचे कोई अच्छे वर्कर्स होंगे वो उनमें भी एक हेड बना देगा। तो ये डेलीगेशन का जो फ्लो है वो चलता रहता है। एंड टिल कंटिन्यू द लास्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर पोजीशन हैव नो मीनिंग विदाउट डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी। अगर डेलीगेशन ही ना हो तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता, ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगी। आई होप ये इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। और बेटा ये इंपॉर्टेंस पढ़नी जरूर है एग्जाम में, ये 6 की 6 इंपॉर्टेंस आपकी आती है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और आपका केस स्टडीज के रूप में 110% ये क्वेश्चन शॉर्ट आता है। तो आप ये ध्यान रखें, इसको ढंग से पढ़ें। और ये टॉपिक में अगर किसी को और कोई डाउट्स आता है इसके रिलेटेड मैं केस स्टडीज भी समझाऊंगा। और बने रहे मेरे चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा लाइक जरूर कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए अच्छी वीडियो तैयार करूंगा। और अगली वीडियो में मैं केस स्टडीज को भी डिस्कस करने वाला हूं, तो डेलीगेशन से रिलेटेड और डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड केस स्टडीज में क्या क्या कहा गया है। तो आई होप एंजॉय करो आप वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करें, वहां पे मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हुए मैंने, उनको भी आप देखें और अच्छा लगेगा आपको। सेम चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।